हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए टॉपिक के साथ मैं हर्षवर्धन आप सभी का मेरे चैनल एचवी क्लिप्स में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल फ्रॉम चैप्टर इवोल्यूशन, हिंदी में इसको विकास बोलते हैं, जो कि एक नीट के नज़रिए से काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। चैप्टर का नाम इवोल्यूशन और यूनिट का नाम जेनेटिक्स। ये टॉपिक नीट के लिए इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल 20 क्वेश्चंस आते हैं। हम लोग पहले टॉपिक पढ़ेंगे, हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल क्या है, ठीक है, ये क्या बताता है, और उसके बाद हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई करेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यू कैन सी दैट इक्वेशन, ठीक है, जो कि डिस्क्राइब करता है, डिस्क्राइब्स जेनेटिक इक्विलिब्रियम विद इन अ पॉपुलेशन। किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम के बारे में ये डिस्क्राइब करता है, विद इन पॉपुलेशन। इसके कुछ एजम्पशंस भी हैं। इन एजम्पशन को मान के ये हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया है, इक्वेशन दिया गया है, ठीक है। तो क्या है हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल, ठीक है। इट स्टेट दैट, ये स्टेट करता है, इट स्टेट्स दैट इन लार्ज, पहला एजम्पशन यहीं पे आता है, रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन का जो जीन पूल है, द जीन पूल, इस वर्ड का मतलब कि उस पॉपुलेशन में जितने जीन्स हैं और उनके जो एलील्स हैं। जीन पूल का मतलब टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन, ठीक है, tends to remain constant from generation to generation। तो ये स्टेट करता है कि किसी भी रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन में जो जीन पूल है, जीन पूल मतलब उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में जितने टोटल जीन्स हैं और उन जीन्स के जो एलील्स हैं वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है? इम्पॉर्टेंट है सबसे पहला तो यही है, रैंडम मेटिक पॉपुलेशन, ठीक है। दूसरी बात की गई है जीन पूल की। जीन पूल बताया गया है, जीन पूल मतलब टोटल जीन्स एंड देयर एलील्स इन अ पॉपुलेशन, और ये क्या रहता है, रिमेन कांस्टेंट फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, ठीक है। तब तक कांस्टेंट रहेगा जब तक कि अनलेस outside forces act to change it। और इस तरह से होता क्या है कि ऐसी रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन्स जिसको हम सोचते हैं, एज्यूम करते हैं कि वो खत्म हो चुकी हैं, डिसअपियर हो चुकी हैं, वो प्रिजर्व रह जाती हैं। क्या रह जाती हैं? प्रिजर्व, ठीक है।
तो रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन जिसको हम एज्यूम करते हैं, रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन्स जिसको हम एज्यूम करते हैं कि वो डिसअपियर हो चुकी हैं, लेकिन एक्चुअल में वो डिसअपियर नहीं होती, वो कहीं ना कहीं क्या हो जाती हैं, प्रिजर्व हो जाती हैं। ठीक है, ठीक। अब इस प्रिंसिपल को बताने के लिए कुछ एजम्पशंस माने गए हैं। एजम्पशंस क्या है? एजम्पशंस हम लोग देख लेते हैं। एजम्पशंस फॉर प्रिंसिपल, ठीक है। एजम्पशंस क्या है कि इन आर.डी. Weinberg प्रिंसिपल एज्यूम करता है किसी गिवन पॉपुलेशन में, एज्यूम्स दैट विद इन गिवन पॉसिबल, या कंडीशन बोल सकते हो आप, गिवन पॉपुलेशन, कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में अगर हम हार्डी बीनबर्ग प्रिंसिपल को लागू कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कुछ एजम्पशंस होनी चाहिए या हमको एज्यूम करके बैठना है। तो पहला क्या है? पहला है कि जो मेटिंग है, मैंने पहली ही लाइन में बताया कि जो मेटिंग है वो रैंडम होना चाहिए, ठीक है, रैंडम होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि कोई भी मेटिंग प्रेफरेंस नहीं होना चाहिए। देयर इज नो देयर इज नो मेटिंग प्रेफरेंस। जैसे कि मान लो कि कैपिटल ए एक जीनोटाइप है, ये अगर प्रेफर करता है सिर्फ और सिर्फ स्मॉल ए को, बट ये प्रेफर नहीं करता है किसको? कैपिटल ए स्मॉल ए को, ऐसा नहीं। तो पहला एजम्पशन यही था कि जो मेटिंग है वो कैसी होनी चाहिए? रैंडम होनी चाहिए, कि ये जो कैपिटल ए है वो स्मॉल ए के साथ भी मीटिंग कर सके, और कैपिटल ए स्मॉल ए के साथ भी कर सके, ठीक है। दूसरा एजम्पशन क्या है? दूसरा एजम्पशन है कि कोई भी म्यूटेशन नहीं होनी चाहिए, और म्यूटेशन अगर होती है तो उसकी वजह से जीन में चेंजेस आते हैं, जीन में चेंजेस आते हैं, और ये नहीं चाहिए, तो नो म्यूटेशन। तीसरा क्या है कि नो जीन फ्लो, कोई भी जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। फोर्थ, जीन फ्लो का मतलब है एक्सचेंज ऑफ जीन्स बिटवीन द पॉपुलेशन एंड अनदर पॉपुलेशन, की एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन्स का इंटरचेंज होना और एक्सचेंज होना, ठीक है। तो अगर इस पॉपुलेशन से एक सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन निकल के किसी दूसरे पॉपुलेशन में ऐड हो रही है, तो चांसेस ये है कि इसमें जीन्स क्या होंगे? ऐड होंगे, और इसमें जीन्स क्या होंगे? लॉस होंगे, ठीक है। तो कोई भी जीन फ्लो नहीं होना चाहिए। फोर्थ है, कोई भी नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, नेचुरल नो नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। किसी पर्टिकुलर जीन का सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। नॉट फेवर मस्ट नॉट फेवर अ पर्टिकुलर इंडिविजुअल। फोर्थ फिफ्थ लास्ट एजम्पशन क्या है? पॉपुलेशन साइज जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? इनफाइनाइटली लार्ज होनी चाहिए। मैंने पहले ही बताया था इससे पहले वाली स्लाइड में। इसमें पहले बताया था कि इट इज दैट स्टेट दैट इन अ लार्ज रैंडम मेटिक पॉपुलेशन में जो जीन पूल होते हैं वो कांस्टेंट होते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और ये तब तक चेंज नहीं होता जब तक कोई बाहर का फोर्स इसे चेंज ना करे। और इस तरह से जो रेयरेस्ट फॉर्म ऑफ जीन्स हैं वो क्या रहती हैं? प्रिजर्व रहती हैं, ठीक है। भले ही वो आपको पॉपुलेशन में दिखाई ना दे, ठीक है, बट वो प्रिजर्व रहती हैं, कहीं ना कहीं एकदम से डिसअपियर नहीं होती, ठीक है।
तो ये 5 assumptions हैं। पहला है कि मेटिंग जो है वो रैंडम होनी चाहिए, दूसरा कोई म्यूटेशन नहीं होना चाहिए, तीसरा जीन फ्लो नहीं होना चाहिए, चौथा है नो नेचुरल सिलेक्शन। नो नेचुरल सिलेक्शन में मतलब कि जो नेचुरल सिलेक्शन है वो किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को फेवर ना करे, ठीक है। पॉपुलेशन साइज जो होना चाहिए वो इनफाइनेटली क्या होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल का इंपॉर्टेंट ये है कि ये हमें इनेबल करता है, इनेबल अस टू कंपेयर द पॉपुलेशन पॉपुलेशन एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर को किसके साथ कंपेयर करने के लिए इनेबल करता है, टू द एक्सपेक्टेड स्ट्रक्चर वैल्यू, टू द expected genetic structure over time, अगर if the population इवॉल्व नहीं हो रही है। तो अगर इवॉल्व नहीं हो रही है तो इसका मतलब जो पॉपुलेशन है वर इन हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो कि है नॉट इवॉल्विंग, नॉट इवॉल्विंग। तो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में अगर कोई पॉपुलेशन रहती है तो उसको ये माना जाता है कि उसमें इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, और जिसकी वजह से जनरेशन टू जनरेशन जो जीन पूल होता है वो कांस्टेंट रहता है। और अगर जीन पूल कांस्टेंट नहीं हुआ, अगर हम किसी पॉपुलेशन की एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर को एक्सपेक्टेड जेनेटिक स्ट्रक्चर के साथ कंपेयर करते हैं और हमको जीन पूल कांस्टेंट नहीं मिल रहा है, तो ये रिप्रेजेंट करता है कि उस पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हो रहा है या हुआ है। अगर कांस्टेंट नहीं मिलता है तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इवोल्यूशन को। और अगर कांस्टेंट है तो नॉट इवॉल्विंग, अगर कांस्टेंट है तो वो इवॉल्व नहीं कर रहा है, और अगर कांस्टेंट नहीं मिलता है तो वो इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करता है, वो पर्टिकुलर पॉपुलेशन इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक बार इंपॉर्टेंस में फिर से बता दूं कि हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल इनेबल करता है ताकि हम एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पर्टिकुलर पॉपुलेशन को एक्सपेक्टेड जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ पॉपुलेशन के साथ हम कंपेयर कर सकें, ठीक है। अगर वो पॉपुलेशन क्या है, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल में है, ठीक है, तो वो उसमें जितनी भी जीन पूल हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट आएंगे, और अगर कांस्टेंट नहीं होते हैं तो उसमें इवोल्यूशन होता है, या उस वो पॉपुलेशन इवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करती है। और अगर जीन पूल कांस्टेंट है तो वो इवॉल्व नहीं हो रही, जिसको हम बोलते हैं कि जो पॉपुलेशन है वो हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल को फॉलो कर रहा है, या हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल नहीं होगा, इक्विलिब्रियम में है, इक्विलिब्रियम में है, ठीक है। मैं फिर से बता देता हूँ कि if a population were in, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, हार्डी इक्विलिब्रियम में है, तो नॉट इवॉल्विंग, इसमें कोई भी इवोल्यूशन नहीं हो रहा है, या ये पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही, तो इसकी वजह से जो जीन पूल है, जीन पूल हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। और ये एक्सपेक्टेड है, क्या है, एक्सपेक्टेड है, हम एक्सपेक्ट करते हैं, ठीक है। बट एक्चुअल एक्चुअल जेनेटिक स्ट्रक्चर
और जीन पूल, ठीक है, में अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो जीन पूल कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। आप ऐसे बोल सकते हो वाइस वर्सा, अगर जीन पूल कांस्टेंट नहीं है तो इवोल्यूशन को शो करेगा, ठीक है, और अगर इवोल्यूशन हो रहा है तो कांस्टेंट जीन पूल नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है इक्विलिब्रियम की इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये कहता है कि अगर कोई जीनोटाइप है और उन जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, दे रखी हैं, तो ये कहता क्या है कि इफ द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज डिफर करती हैं, डिफर फ्रॉम दोज जो कि हमने एक्सपेक्ट किया है, फ्रॉम दोज वी वुड एक्सपेक्ट, जिसको हम एक्सपेक्ट करते हैं या एक्सपेक्ट किया है, ठीक है। अगर जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज एक्सपेक्ट किए गए फ्रीक्वेंसीज से डिफर करती हैं, ठीक है, तो हम ये मानते हैं कि एक से अधिक, एक या एक से अधिक एजम्पशंस क्या हुए हैं, वायलेट हुए हैं। एजम्पशन मैंने बताया था जिसमें आपका क्या था, एक था रैंडम मीटिंग, नो म्यूटेशन, नो जीन फ्लो एंड नो नेचुरल सिलेक्शन, एंड द लास्ट वन इज लार्ज पॉपुलेशन साइज। तो अगर उसमें से जीनोटाइप फ्रीक्वेंसीज डिफर होती हैं जिसको मैंने एक्सपेक्ट किया है, तो हम ये समझेंगे कि एक से अधिक, वी कैन assume one or more than one assumptions, assumptions are being violated, violated, ठीक है। अब हम देखते हैं कैसे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मान लीजिए किसी जीन पूल में, कंसिडर ए पॉपुलेशन, किसी पॉपुलेशन के में जीन पूल में, जीन पूल में दो एलील्स हैं, कंटेन एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए, ठीक है, दीज आर एलील्स, ठीक, alleles, and their frequency is capital A is denoted by P and small a lowercase a is denoted by Q. These are allele frequencies, allele frequencies, and according to Hardy-Weinberg principle, both is constant. इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये important है कि allele frequencies जो होती हैं वो क्या होती हैं, कांस्टेंट होती है, P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, ठीक है। सिंस द सम ऑफ ऑल एलील्स मस्ट इक्वल टू 100%, इन दोनों का जो सम है वो क्या, कितना होना चाहिए, 100% होना चाहिए, जो कि है P प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, कि दे कैन रीजन दैट ऑल रैंडम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन। अब इनकी कॉम्बिनेशंस क्या है, इन एलील्स की कॉम्बिनेशन, इन एलील्स की कॉम्बिनेशन हम नेक्स्ट सीट पे पढ़ेंगे, कॉम्बिनेशन of allele कैपिटल ए एंड स्मॉल ए बाय पनेट स्क्वायर हम लोग देखेंगे। तो दो चीज़ें आपके यहाँ पे ध्यान रखी हैं कि कैपिटल ए की जो फ्रीक्वेंसी वो पी से डिनोट की जाती है और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्यू से। दीज आर एलील फ्रीक्वेंसी और इन दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है, 1।
ये फॉर्मूला याद रखिएगा, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है, ये इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम कॉम्बिनेशन ऑफ एलील देखते हैं। तो कॉम्बिनेशन कैपिटल ए और देयर फ्रीक्वेंसी p इंटू पी इक्वल्स टू पी स्क्वायर। फ्रीक्वेंसी में बाद में लिखूंगा। इसका कैपिटल ए स्मॉल है, this one is capital A small a, the last one is small a small a. Their frequency can be written like p square, p for this and p for this is p square p q, both small letters से रिप्रेजेंट किए जाएंगे। यहाँ पे p q and the last one is q square। ठीक है, तो इसको अगर हम ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा p स्क्वायर प्लस पी क्यू प्लस पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर, और आपका एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन आता है इसका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। ठीक है, दिस इज हार्डी वीनबर्ग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ओवरऑल इक्वेशन जो आपको मिली है वो क्या कहलाती है? हार्डी वीनबर्ग इक्वेशन। ठीक है, मैं नेक्स्ट पेज पे थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। ध्यान रखिएगा कि अगर हम एलील्स फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं तो वो कैपिटल ए के लिए है स्मॉल p, स्मॉल ए के लिए है q। दोनों 100% होते हैं, दोनों का सम क्या होता है? 100% होता है। तो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, जो कि रिप्रेजेंट करता है एलील फ्रीक्वेंसी को। एलील फ्रीक्वेंसी p प्लस क्यू, अगर हम बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा p स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। मैं पहले बता दूं, ये रिप्रेजेंट करता है कैपिटल ए को, ये रिप्रेजेंट करता है 2 इंटू, और ये रिप्रेजेंट करता है स्मॉल ए स्मॉल ए। ठीक है, और ये जो दे रखा है ये है आपका जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। दिस इज जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये इंडिविजुअल में रहेगा क्यू स्क्वायर, ये पर्टिकुलर किसी एक इंडिविजुअल में रहेगा क्योंकि डिप्लॉयड की कंडीशन होती है। ठीक है, ये कहलाएगा 2pq, और ये किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल में रहेगा तो ये कहलाएगा आपका पी स्क्वायर। आपको पता है कि हम कैपिटल लेटर को डोमिनेंट एंड स्मॉल और लोअर केस को रेसेसिव एलील्स कहते हैं। मेंडेलियन स्टडी। ओके, दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। पहला ये एलील फ्रीक्वेंसी, दूसरा जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम एलील फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। कैलकुलेशन में सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलील। सबसे पहले आता है फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलील।
लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ एलील ए। ठीक है, फॉर्मूला क्या है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ एलील ए अपॉन टोटल नंबर ऑफ with total number of with total number of individual in a population individual। ठीक है, ए की एक ए एलील है, इसका आपको फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील है, मैं आगे लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इक्वल्स टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ allele is calculated by, इसका एक फॉर्मूला है कि टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप ए प्लस नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप कैपिटल ए स्मॉल ए is divided by 2, or you can say in short form number of कैपिटल ए प्लस ये आपको क्या देगा, ये आपको देगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर एलील। पर्टिकुलर एलील यहाँ पे एग्जांपल लिया गया है कैपिटल ए का। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलील कैसे निकालेंगे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ एलील ए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है, ये न्यूमेरिकल्स हम लोग लास्ट में ठीक है, तो आपको क्या क्या मैंने बताया, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालनी है और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ ए पर्टिकुलर एलील्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दूं, फ्रीक्वेंसी एलील फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एलील फ्रीक्वेंसी इज p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे p आपको दे रखा है 0.7। ठीक है, तो q की वैल्यू क्या होगी, तो फ्रॉम दिस फॉर्मूला वी कैन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1, p प्लस क्यू सॉरी p की वैल्यू कितनी दे रखी है 0.7 प्लस q इक्वल्स टू 1, देन q इक्वल्स टू 0.3। आप ऐसे करके निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला आता है जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी। जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जैसे मान लीजिए आपको दे रखा है p की वैल्यू दे रखी है 0.7 फॉर एलील a और q की सॉरी और स्मॉल ए एलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.3। तो आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए पी स्क्वायर तो जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी में कैपिटल ए विच इज रिप्रेजेंटेड बाय पी स्क्वायर
और पी स्क्वायर में 0.7 की पावर 2, ये कितना हो जाएगा 0.49। ये फ्रीक्वेंसी किसकी है, कैपिटल ए कैपिटल ए। दूसरी फ्रीक्वेंसी अगर आप देखते हैं कैपिटल ए स्मॉल ए 2PQ, तो 2 इंटू पी की वैल्यू 0.7 0.3 इज इक्वल्स टू 0.42। और स्मॉल ए जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी इज क्यू स्क्वायर और 0.3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.9। तो these are the genotype frequencies, genotype frequency, okay, genotype frequency, okay। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, अगर अब यहाँ पे क्या है कि जैसे नंबर ऑफ इंडिविजुअल देखो, मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन कितनी है, टोटल पॉपुलेशन है 500 की, और आपको जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसीज दे रखी हैं, तो आपको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद अ पर्टिकुलर जीनोटाइप कैसे निकालोगे। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ कैपिटल ए, तो आपको क्या दे रखी है, जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दे रखी है। तो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी को आप टोटल पॉपुलेशन से आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। जो आएगा वो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विद कैपिटल ए। दूसरा भी आपको ऐसे ही लगाना है, तो इसकी भी फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है। तो टोटल नंबर पॉपुलेशन कितनी है, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपका कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स विथ कैपिटल ए स्मॉल ए। और तीसरा जो है नंबर ऑफ इंडिविजुअल निकालना है स्मॉल ए, तो इसको भी आप क्या करोगे 500 इंटू 0.9 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो आएगा वो आ जाएगा नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ अ पर्टिकुलर जीनोटाइप। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। ठीक है, कभी कभी इंडिविजुअल वर्ड लिखा रहता है, आपको न्यूमेरिकल लगाने से पहले आपको चीज़ें ध्यान क्या देनी है कि रेसेसिव की अगर बात की गई है कि रेसेसिव के परसेंटेज में दिया गया है, तो परसेंटेज दिया रहता है रेसेसिव जो कि स्मॉल है। ये फ्रीक्वेंसी दी गई है या फिर 9% रेसेसिव इंडिविजुअल प्रेजेंट है किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो कैसी आएगी, ये परसेंटेज आपको पता है कि 9% को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में कैसे लिखोगे, तो ये आती है आपकी 0.09। ठीक है, 0.09 आती है। अब यहाँ पर मुझे लगता है मैंने यहाँ पे गड़बड़ किया है, दिस इज नॉट 0.8, 0.09। ओके ओके, 0.09। ठीक है, तो यहाँ पे 0.09 है। अब ये 0.09 किसकी वैल्यू आई है, क्यू स्क्वायर। तो पर्टिकुलर ए के लिए जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.09 का स्क्वायर रूट, और क्यू की फ्रीक्वेंसी तब आएगी 0.3। ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में आपको मिलेगा। ठीक है, या फिर ऐसे दे रखा है कि एक टोटल पॉपुलेशन 1000 में कुछ 500 रेसेसिव और डोमिनेंट एलील्स प्रेजेंट हैं। अगर डोमिनेंट बोला है, ठीक है, डोमिनेंट डोमिनेंट होमोजाइगस, तो ये कंडीशन किसकी बता रहा है, कैपिटल ए की। तो 500, अब क्या है कि इसकी हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फ्रीक्वेंसी मैंने निकालने के लिए बताया है कि नंबर ऑफ जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी कैपिटल ए, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ ए अपॉन टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, तो ए टोटल नंबर कितने प्रेजेंट है, 500 और टोटल पॉपुलेशन कितनी है, 1000। कट गया, 0.5 आया, कितना आया 0.5,
जो कि रिप्रेजेंट करता है पी स्क्वायर। इसको रिप्रेजेंट करेगा पी स्क्वायर। ठीक, पी की वैल्यू आप निकाल सकते हैं यहाँ से। ओके, हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं सवाल के साथ। तो पहला न्यूमेरिकल है, पहला न्यूमेरिकल थ्योरी बेसिस है। पूछा गया है कि p प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये रिप्रेजेंट करता है किस इक्वेशन को? ये रिप्रेजेंट यूज्ड इन, तो ये यूज किया जाता है पॉपुलेशन जेनेटिक्स में। दूसरा क्या है कि इन द हार्डी विनबर्ग इक्वेशन द टर्म 2pq रिप्रेजेंट्स द ओवरऑल जीन फ्रीक्वेंसी ऑफ द पॉपुलेशन। गलत। फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप्स, मैं बता दूं ये किसका है। तो आपको जो कंडीशन मिली थी पनेट स्क्वायर में, वो किसकी मिली थी? कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए स्मॉल ए कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए स्मॉल। इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है? पी स्क्वायर। इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? की स्क्वायर। और इस जीनोटाइप की जो फ्रीक्वेंसी है वो आती है 2pq। तो ये क्या है? टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस कंडीशन, हेट्रोजाइगस कंडीशन। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ बोथ होमोजाइगस जीनोटाइप्स, गलत। फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस जीनोटाइप, ये आंसर आपका सही है। एलील फ्रीक्वेंसीज ऑफ द पॉपुलेशन, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट तीसरा सवाल है कि पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हैज अ जीन वेयर टू एलील्स। एक जीन है जिसके दो एलील्स प्रेजेंट हैं, कैपिटल डी, कैपिटल डी और स्मॉल डी। ओके, द एलील फ्रीक्वेंसी डी इक्वल्स टू 0.8। ये पी की वैल्यू दे रखी है, किसकी वैल्यू दे रखी है? तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो है 0.8। और Q की वैल्यू दे रखा है कि इफ दिस पॉपुलेशन सेटिस्फाइज ऑल 5 ऑफ द हार्डी वीनबर्ग कंडीशंस, व्हाट आर द जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी दैट आर एक्सपेक्टेड इन द नेक्स्ट जनरेशन। नेक्स्ट जनरेशन में क्या एक्सपेक्ट करोगे? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी। तो दूसरे एलील की फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए आप क्या करते हो कि इन दोनों की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है। क्या होती है? कांस्टेंट होती है और 100% के बराबर होती है। देन p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। देन p की वैल्यू यहाँ पे 0.8 दे रखी है, तो q इक्वल्स टू 1। देन q इक्वल्स टू कितना आएगा? 0.2। ठीक है, तो p की वैल्यू आपकी 0.8 दे रखी थी, q की वैल्यू कितनी आ गई? 0.2 आ गई। अब जीनोटिपिक कंडीशन देख लेते हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी नेक्स्ट जनरेशन में क्या होगी? कैपिटल ए प्लस कैपिटल ए इक्वल्स टू 1, पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 1। पी स्क्वायर, पी कितना है? 0.8, 2 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो 0.8 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0.64। ठीक है, जो कि किसका आया है? और ये आएगा आपका 16, 0.32 प्लस, यहाँ पे प्लस का साइन होगा, प्लस 0.04। ठीक है, 0.04। ये फ्रीक्वेंसी आई है। तो कैपिटल डी 0.64 प्लस कैपिटल डी स्मॉल डी में 0.32 एंड स्मॉल डी 0.04। ये आंसर आया है आपका। ठीक है, मैच कर लेते हैं लास्ट में 0.04। ये आंसर मुझे लग रहा है 0.64। तो लास्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है।
फोर्थ क्वेश्चन कहता है कि एक जीन है जिसके दो एलील्स हैं, कैपिटल ए स्मॉल ए, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एलील ए इज अ 0.4, दैट व्हाट विल the frequency of homozygous dominant heterozygous and the homozygous recessive individuals in a population। तो सबसे पहले मैं एलील्स लिख लेता हूँ। ये एलील्स हैं जिसमें एक की फ्रीक्वेंसी दी गई है 0.4 और Q की फ्रीक्वेंसी मतलब स्मॉल a की फ्रीक्वेंसी या a स्मॉल a एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी है। तो एलील फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला हम यूज करके Q की वैल्यू निकालेंगे। तो P यहाँ पे दे रखा है 0.4, Q की वैल्यू निकालनी है, देन Q की वैल्यू आएगी 0.6। ठीक है, Q की वैल्यू कितनी आ गई 0.6 आ गई। आपको निकालना क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट इज दिस कंडीशन, हेट्रोजाइगस की कंडीशन एंड स्मॉल एस। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसीज, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, पी स्क्वायर फॉर दिस वन, 2PQ फॉर दिस वन, Q स्क्वायर फॉर दिस वन इक्वल्स टू 1। पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, पी की वैल्यू दे रखी है 0.4 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इंटू, सॉरी इंटू नहीं रहेगा, ये प्लस रहेगा। इसकी वैल्यू क्या दे रखी है 0.6 इक्वल्स टू 1। ये कितना आएगा आपका 0.16 प्लस 4 टू जा 8, 8 6 जा 48, ये कितना आएगा 0.36। तो जीनोटिपिक एलील्स कितने आए हैं, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या आई है, कैपिटल ए कैपिटल होमोजाइगस की 0.16, हेट्रोजाइगस की 0.48 एंड द लास्ट वन इज होमोजाइगस रिसेसिव का आया है 0.36। आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा ये बी ऑप्शन होगा 0.16 कैपिटल ए, 0.48 कैपिटल ए स्मॉल ए, 0.36 स्मॉल है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द MN ब्लड ग्रुप सिस्टम द फ्रीक्वेंसी ऑफ M and N alleles are 0.7 and 0.3 respectively. The expected frequency of MN is a 2PQ। फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रखी है हेट्रोजाइगस। ठीक है, हेट्रोजाइगस ग्रुप बियरिंग ऑर्गेनिज्म इज लाइकली टू बी। तो M की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.7, N की फ्रीक्वेंसी दे रखी है 0.3। ठीक है, MN की निकालनी है, MN इज ए जीनोटाइप और इसकी निकलेगी जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी इज 2 इंटू पी इंटू क्यू। तो 2 इंटू पी की वैल्यू कितनी है 0.7, क्यू की वैल्यू कितनी है 0.3। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 0.49। ठीक है, 49 एंड द परसेंटेज आप निकालोगे तो ये आएगा 49%। ओके, 100 में निकाला जाएगा, सॉरी 1 में निकाला जाएगा इसका परसेंटेज, तो 1 में इसका परसेंट आएगा 49%। सेवन क्वेश्चन है, 9% ऑफ हार्डी बीनबर्ड पॉपुलेशन ऑफ 800 रेसेसिव, हाउ मेनी ऑफ दिस पॉपुलेशंस आर हेट्रोजाइगस। कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं, तो बताया गया है कि 9% हार्डी बीनबर्ड पॉपुलेशन में टोटल पर्सन कितने हैं 800, टोटल पर्सन इज 800 आर रेसेसिव। रेसेसिव इंडिविजुअल्स हैं, तो ये जो परसेंटेज बता रहा है ये बता रहा है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्मॉल ए इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी कितनी दे रखी है 9/100 जो कि आती है 0.09 के आसपास। देन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0.09, देन क्यू इक्वल्स टू 0.3 आएगा। ठीक है,
तो हाउ मैनी ऑफ दिस पॉपुलेशन आर हेट्रोजाइगस, कितने लोग हेट्रोजाइगस हैं? तो हेट्रोजाइगस की फ्रीक्वेंसी निकालते हैं 2pq। 2pq निकालने से पहले हमें p जानना पड़ेगा। तो अगर q तुम्हारा 0.3 है तो p की वैल्यू आएगी 0.7। आप इससे निकाल सकते हो p प्लस क्यू इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो 2pq 2 इंटू पी आया है 0.7 इंटू 0.3। ओके, 0.3 ये आता है 0.42। अब यहाँ पे मैंने पहले ही फॉर्मूला बता रखा है कि जब आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर जीनोटाइप निकालना चाहोगे तो आपको जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी को दिए गए पॉपुलेशन के साथ मल्टीप्लाई करोगे। मैं दिखा देता हूँ, एक बार फिर से फॉर्मूला देता हूँ कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ पर्टिकुलर जीनोटाइप, तो उस जीनोटाइप का तुम क्या लिखोगे? जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी is multiplied by total number of individual in population। सेम चीज यहाँ पे की गई है कि मैंने क्या निकाल लिया है, 2pq निकाल लिया है, अब इसको नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के साथ मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, तो कैपिटल ए स्मॉल ए के जितने भी इंडिविजुअल्स हैं उनके नंबर्स आ जाएंगे। आप इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसके आसपास आएंगे। राइट आंसर है आपका 336। इन अ पॉपुलेशन ऑफ 5000, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं? इंडिविजुअल्स कितने हैं? 5000। ठीक है, रेसेसिव एलील के कितने हैं? 200। जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी क्या कहती है? नंबर ऑफ इंडिविजुअल विथ जीनोटाइप अपॉन टोटल पॉपुलेशन इक्वल्स टू 200 अपॉन 5000 कट जाएगा, ये आ जाएगा 2/50, 2/, और ये आएगा आपका 0.04 के आसपास क्यू स्क्वायर की वैल्यू। देन क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू 0.04, देन क्यू इक्वल्स टू 0.2 एंड द पी की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 0.8 आ जाएगी। ओके, आपको निकालना क्या था? आपको निकालना था फाइंड आउट द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट कैपिटल ए एंड द रेसेसिव एलील्स इन द पॉपुलेशन। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट एंड रेसेसिव एलील निकालना है। तो आ गया है, ये डोमिनेंट एलील की फ्रीक्वेंसी है और ये रेसेसिव एलील। डोमिनेंट एलील इज ओके 8, ये है आपकी। ओके, 0.8, 0.2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन अ सर्टेन पॉपुलेशन विच इज अ हार्डी which is in a hardy equilibrium for homozygous recessive है। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का पॉपुलेशन, हाँ ये क्वेश्चन कर लेते हैं कि पॉपुलेशन एनिमल्स फाउंड टू बी हार्डी बीइंग पर इक्विलिब्रियम shows that 64% them possess a dark brown coat. Assume the trait for coat color is inherited through the simple dominance that dark brown is the dominant trait. तो डार्क ब्राउन को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट करता हूँ। इसकी पॉपुलेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी, जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी 0.64 एंड p इक्वल्स टू 0.2।
0.8 होगा एंड देन Q इक्वल्स टू आएगा 0.2। ओके, फिर पूछा क्या है कि व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेसेसिव एलील इन दिस पॉपुलेशन। तो रेसेसिव एलील की जो फ्रीक्वेंसी है वो आएगी आपकी 0.2। तो दिस वन इज कैपिटल वी, दिस वन इज स्मॉल वी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में देखता हूँ, द प्रेजेंस ऑफ रेसेसिव ट्रेट इन अ लार्ज पॉपुलेशन इज फाउंड टू बी 16%, द फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन दैट पॉपुलेशन इज। तो रेसेसिव ट्रेट दे रखा है 16%, तो स्मॉल ए क्यू स्क्वायर 16% is 0.16, then Q is equals to 0.04। ठीक है, निकालना क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट ट्रेट इन द पॉपुलेशन इज, तो P इक्वल्स टू presence of recessive trait in a large population is found to be 16%, the frequency of dominant trait in that population is 0.6। जो कि इसमें दे नहीं रखा है, ये ऑप्शन 0.6। डोमिनेंट ट्रेट के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो क्या है, ए। ओके, 0.6। आज के लिए इतना ही। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।